तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मौत का दरबार कहानी में। ये कहानी हमें एक ऐसे आदमी ने सुनाई है जिस वक्त उनकी उम्र 17 साल की थी। और ठीक ये कहानी शहर नहीं बल्कि गांव से जुड़ी है। इसे एक तरीके से हम गांव की कहानी भी कह सकते हैं। आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, यकीनन आपको बेहद मजा आने वाला है। लेकिन कहानी सुनने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र है। यह घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 17 साल का था। इस घटना को घटे काफ़ी साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव वालों के अंदर इस घटना का इतना ज़्यादा खौफ है कि वो आज भी इस घटना को भूल नहीं पाए हैं। दोस्तों हमारे गांव में पानी का एक बहुत बड़ा कुआं हुआ करता था। सभी के खेतों में पानी भी उसी कुएं से जाता था। बात करें इस घटना की तो इस घटना ने केवल एक आदमी के साथ ही अपना जिक्र नहीं करवाया, बल्कि ये घटना उन लोगों के साथ भी घटी थी जो लोग रात में अपने खेत के अंदर पानी देने के लिए जाते थे। हालांकि उन लोगों में से कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां से बच निकले। तो आखिर क्या था इस भयानक कुएं का राज, आइए जानते हैं। दोस्तों ये बात 20 साल पहले की है, जब हमारे गांव में दरगुड़ा नाम का एक कुआं हुआ करता था। उस कुएं से सभी घर में पानी जाता था और साथ ही उसी कुएं में से कई सारे खेतों में पानी भी दिया जाता था। वो कुआं एक नदी से जुड़ा था, तो उस नदी का पानी उस कुएं तक पहुंचता था। लेकिन हमें क्या पता था कि आने वाले कुछ चंद दिनों में उस कुएं के साथ साथ उस नदी का पानी भी एकदम श्रापित होने वाला था। एक दिन की बात है, एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें गांव की उस नदी में एक आदमी और एक औरत ने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पहले तो गांव वालों ने उसकी बॉडी को उस नदी से बाहर निकलवाया। साथ ही 10 से 12 दिनों तक उस कुएं का पानी ना तो किसी ने पिया और ना ही उसका उपयोग किया। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, वक्त के साथ साथ आदमी सब कुछ भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे गांव वालों के साथ। 1 महीने बाद धीरे धीरे हम गांव वालों ने छान कर उस कुएं के पानी को पीने के साथ साथ अपने खेत में डालना शुरू कर दिया था। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल की थी, लेकिन उस वक्त 17 साल की उम्र में ही हमारे घर वाले हमें खेत में भेजना शुरू कर देते थे, क्योंकि उन दिनों पढ़ाई कुछ ज्यादा नहीं हुआ करती थी। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी। हालांकि इसका एकमात्र ये कारण था कि गांव-गांव में शिक्षा का इतना प्रचार नहीं था। तो ठीक मुझे भी एक दिन रात में खेत में पानी देने के लिए जाना पड़ा। तो ठीक इसके बाद जैसे ही वो घटना मेरे साथ घटी, उसके बाद सारे गांव वालों के साथ उस घटना ने एक अलग ही रुख अपना लिया था। आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसी घटना घटती ही रहती। शायद आप यकीन भी ना माने, लगभग 10 से 12 दिनों के बीच में हमारे गांव में उसी कुएं की वजह से एक न एक की मौत होती रहती थी। इसे आप इत्तेफाक भी कह सकते हैं, लेकिन सच जानकर हमारा भी दिल दहल उठा था। कभी किसी की लाश उसके खेत के अंदर मिलती, तो कभी किसी की लाश पानी में भीगी हुई उसके घर के बाहर गिरी हुई नजर आती। इन सब का एक ही कारण मालूम होता था। यह घटना अक्सर उनके साथ ही घटती थी जो ठीक रातों में खेतों में पानी देने के लिए जाया करता था। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अपने दादाजी के साथ खेतों में पानी देने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी बीच रास्ते में मेरे दादाजी की तबीयत खराब हो गई। तो ठीक दादाजी ने मुझसे कहा कि बेटा तू फसलों को पानी देकर आ, तब तक मैं पीछे से तेरे पिताजी को भेज देता हूं। मुझे भी दादाजी की बिगड़ी हुई हालत साफ साफ नजर आ रही थी। तो मैंने दादाजी से कहा, ठीक है दादाजी आप घर जाइए, बाकी सारा काम मैं देख लूंगा। बस अगर पिताजी जल्दी घर पर आए तो उन्हें तुरंत यहां पर भेज देना। दोस्तों इसके बाद दादाजी तो घर के लिए लौट गए, लेकिन मैं अकेला ही उस अंधेरी रात में खेतों की तरफ चल पड़ा। दोस्तों जब मैं खेत में पहुंचा उस समय मेरे पास घड़ी तो नहीं थी, लेकिन अंदाजे से बताऊं तो शायद उस वक्त रात के 9 या 10 बज रहे होंगे। मेरे पिताजी बिजली का काम किया करते थे, तो वो कभी जल्दी आते तो कभी आने में थोड़ी देरी हो जाती। ये बात तो मुझे पता ही थी,
इसीलिए मैं पिताजी का इंतजार कर रहा था कि अगर वो थोड़ा जल्दी आ जाए तो हम जल्दी से काम निपटा लेंगे। यही सोचते सोचते मैं अपना काम तो कर ही रहा था। लगभग 1 घंटा बीत गया मगर पिताजी अभी तक नजर नहीं आए। मैं ये सोचकर हैरान था कि वो अब तक आए क्यों नहीं। मैं फसलों में बनाई गई क्यारियों के अंदर पानी देने लगा। तभी उस पानी के अंदर से मुझे कुछ लाल लाल नजर आया। इसके ठीक बाद जब मैं पाइप के करीब गया तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं काफी भयानक तरीके से डर चुका था। इस बार मैंने देखा कि पाइप के अंदर से जो लाल चीज निकल रही है वो कुछ और नहीं बल्कि खून ही था, जो कि लगातार पाइप के अंदर से बहे जा रहा था। उस खून को देखकर मेरे शरीर के अंदर एक बिजली सी रौंद गई। मुझे इतना ज्यादा भयानक डर लगा कि मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतना सब देखकर मुझ में कहां हिम्मत बचती कि मैं थोड़ी देर और रुक सकूं। मैं तुरंत भागता हुआ उस रास्ते को पकड़ने लगा जिस रास्ते से मैं अपने गांव के अंदर पहुंच सकता था। जब मैं खेत से बाहर निकला तो मुझे खेत के बाहर बिजली के तारों के पास एक आदमी और एक औरत नजर आए, जो कि ठीक उस नदी के अंदर कूदकर अपनी जान गंवा बैठे थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। नहीं, ये मेरी आंखों का धोखा था। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये तो साफ था कि उन दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक ही होगा। वो दोनों जरूर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन मैं सीधा रास्ता पकड़कर भागने लगा। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद मुझे रास्ते के ऊपर वो दोनों खड़े हुए नजर आए। मैंने देखा कि उस आदमी की गर्दन पूरी तरीके से पीछे की तरफ घूमी हुई थी और उसके हाथ भी उल्टी तरीके से पीछे की तरफ लटके हुए थे। उसे देखकर मैं इतना हड़बड़ा गया कि मैं डर के मारे नीचे गिर गया। मैं धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगा कि तभी वो आदमी और औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो दोनों जैसे जैसे मेरे करीब आ रहे थे वैसे वैसे उनका शरीर बढ़ता जा रहा था। न जाने कब वो मेरे बिल्कुल करीब आए। मैं ये सब देख ना पाया और वहीं बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने खेत पर लेटा हुआ था। सबसे पहले मेरी आंखों ने मुझे आसमान में तारे दिखाए। ये देखकर मैं एकदम से बैठ गया और मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि मेरे पिताजी खेतों पर काम कर रहे थे। मैं तुरंत उठकर भागा और अपने पिताजी को गले लगा लिया। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मैंने पिताजी को सारी बात बताई तो वो भी हैरान होकर बोले कि बेटा, ये तुम्हारा जरूर कोई वहम होगा। मैं चाहकर भी उन्हें नहीं समझा पाया कि मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, कोई भी मरा हुआ जिंदा कैसे हो सकता है। मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की कि वो जिंदा नहीं थे बल्कि उनकी आत्माएं थी। मैंने पिताजी को बहुत कुछ कहा मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी, लेकिन मेरा हौसला बनाए रखा। हम लोगों ने मिलकर सारा काम खत्म किया और घर की तरफ चल दिए। इसके ठीक दूसरे दिन ही हमें पता चला कि गांव में रहने वाले रामू काका की अचानक मौत हो गई है। दरअसल उनकी लाश उनके ही खेत के पाइपों के पास मिली और ठीक इसी के 6-7 दिन बाद हमें एक खबर और मिली कि आज हमारे गांव की उस नदी के अंदर एक आदमी की लाश मिली है। वो लाश रामू काका के भाई की थी, जबकि रामू काका और उनके भाई के बीच काफी प्रेम हुआ करता था। तो ठीक इन दोनों का एकदम से यूं दुनिया को छोड़कर चले जाना कहीं ना कहीं कुछ तो सवाल पैदा कर रहा था। पर सिलसिला नहीं रुका। इसके बाद हमारे गांव में लगातार मौतें होने लगी। दोस्तों, इन सब के बीच एक बात बड़ी ही दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि जो अब तक मौतें हुई थी वो किसी भी एक परिवार की नहीं थी और ठीक उन मौतों से कुछ भी अंदाजा लगाना लाजमी नहीं बैठ रहा था। पर कहीं ना कहीं रामू काका का परिवार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। उन दोनों भाइयों के बाद उनका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। लगातार एक ही परिवार की मौत होने पर गांव वालों में कोहराम मच गया। तब जाकर सबने मिलकर हमारे गांव में एक महात्मा जी को बुलाया। उस वक्त मौत का कहर हमारे गांव में इस कदर फैल गया था कि लोग अपने घर से बाहर निकलने में भी कतराने लगे थे। शाम 5 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। गांव में सिर्फ और सिर्फ खामोशी और सन्नाटा ही छाया हुआ था। पर कहीं ना कहीं ये तो साफ था कि वो 2 आत्माएं जो कि अब हमारे गांव में लगातार सभी गांव वालों को परेशान कर रही थी, वो ठीक उस नदी के आसपास ही दिखती थी। महात्मा जी ने आते ही हम लोगों से 11 नारियल मंगवाए और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये रामू कौन है। हमने बताया कि रामू काका को मरे तो 5 दिन हो गए हैं। ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर रामू का कोई बेटा है या कोई परिवार का सदस्य। दोस्तों, दरअसल रामू काका के 2 बेटे थे। उनमें से एक की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और ठीक उसकी पत्नी की मौत उससे कहीं ज्यादा पहले हो चुकी थी, लेकिन उसका दूसरा बेटा अभी जिंदा था। महात्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम जितनी सच्चाई जानते हो
उसे बता दो, वरना मैं तुम्हें उस औरत से नहीं बचा पाऊंगा। वैसे दोस्तों, वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता। यही सोचकर उसने जो रहस्य बताया, उसके बारे में जब गांव वालों को पता चला तो सब के सब हैरान हो गए। उसने बताया कि उस औरत का कत्ल उसी के भाई और पिताजी ने किया था, लेकिन उस कत्ल में मेरा कोई हाथ नहीं था। मैं तो सिर्फ उन्हें दूर से ही देख रहा था। उसने बताया कि दरअसल उनकी भाभी यानी रामू काका की बड़ी बहू किसी दूसरे गांव में रहने वाले आदमी से प्यार किया करती थी, लेकिन इसके बारे में किसी को बिल्कुल भी नहीं मालूम था, यहाँ तक कि उसके पति को भी नहीं। लेकिन एक रात जब वो प्रेमी से मिलने के लिए उस नदी के पास पहुंची तो पीछे पीछे रामू काका का बेटा यानी उसका बड़ा भाई वहां पर पहुंच गया। जब उसने अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में देखा तो उसे बेहद ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने उस वक्त अपने गुस्से को संभाला और सीधा घर आकर उसने यह सारी बात पिताजी को बताई। तो पिताजी और उसने मिलकर एक साजिश रची। हालांकि मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उसमें मारना किसे है। हम लोगों ने ठीक उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद शनिवार रात के लगभग 11 बजे रात में वो औरत उठकर वापस उस नदी के पास पहुंची। ठीक उसी वक्त हम तीनों छुपते छुपाते उसका पीछा करने लगे। इसके बाद हम लोग वहां पर पहुंचे जहां पर दोनों का मिलन हुआ। उस वक्त भैया ने अपने हाथ में एक लोहे का रॉड ले रखा था। वो दोनों आपस में जैसे ही मिले तो भैया ने उन दोनों के सर पर जोरों से वार कर दिया। उन्होंने ठीक उनको अधमरा करके उन दोनों के हाथ पीछे की तरफ करके रस्सी से बांध दिए और ठीक पानी में फेंक दिया। मैं बस दूर से खड़ा देखता ही रह गया। मैंने देखा कि पानी में दम घुटने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद भैया ने नदी में उतरकर उनकी रस्सियां खोल दी और जब ठीक दूसरे दिन उनकी लाशें मिली तो लोगों को लगा कि पानी में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है। हाँ, पर एक बात थी, वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। दोस्तों, ये बात सुनकर हम सब लोगों को उस रामू काका और उसके बेटे पर काफी ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन दूसरी तरफ बाबा जी ने धीरे धीरे अपने मंत्र बोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके कुछ देर बाद ही रामू काका का छोटा बेटा अजीब अजीब हरकतें करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी बिजली के तार पर हाथ लगा दिया हो। थोड़ी देर बाद वो अचानक से बेहोश हो गया। इसके बाद उन महात्मा जी ने बताया कि वो दोनों आत्मा ही थे। भले ही उस औरत ने गलत किया होगा, लेकिन रामू काका और उसके बेटे ने जो किया वो तो और भी ज्यादा गलत था। इसीलिए उन दोनों की आत्माओं को आज तक शांति नहीं मिली थी। बाबा ने लगातार 1 हफ्ते तक शुद्धिकरण और मुक्तिकरण का हवन करवाया। तब जाकर उन्होंने बताया कि अब इनका इंतकाम पूरा हो चुका है, अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे दिल में डर ज्यों का त्यों बना हुआ था। पर बहरहाल धीरे धीरे हमारे गांव में सब कुछ ठीक होने लगा। गांव में मौतें तो अब भी होती हैं, लेकिन उसकी एक वजह सबके पास थी। तो ठीक इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा ही बुरा होता है। अगर काका और उसका बेटा उस दिन उस औरत को मारने के बजाय कानूनी तौर पर सलाह लेते तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये गलती की सजा कई सारे बेगुनाहों को भुगतनी पड़ी। तो दोस्तों, देखा आपने, कई बार मौत की वजह कुछ और होती है, लेकिन हम जब तक ये समझ पाते हैं तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। पर किसी ने सच ही कहा है कि जो सच होता है वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी दिन सबके सामने आ ही जाता है। तो ठीक एक सच ये भी तो है कि हम आपके लिए लगातार इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं तो आपको मिलता ही रहूंगा ऐसे ही रोमांच भरी दिलचस्प कहानियों में। तब तक अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।